नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरएएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज में आज पेपर फर्स्ट से हिस्ट्री के क्वेश्चन लेके प्रस्तुत हुए हैं और हिस्ट्री में भी हम इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है जो पेपर फर्स्ट से, और पेपर फर्स्ट में भी हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है वहाँ से जो हमने क्वेश्चन लिए हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला जो क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर के लिए और 15 शब्दों का, वो इस प्रकार कि स्वपन वासवदता की विषय वस्तु क्या है। इतना ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो मतलब स्वपन वासवदता जो एक तरीके से किताब है, या हम कह सकते हैं इसको उपन्यास है, ग्रंथ है, तो इसकी जो विषय वस्तु क्या है, किसके बारे में है। तो हमने यहाँ लिखा कि संस्कृत साहित्य के कवि भास के इस नाटक में, मतलब यानी कि स्वपन वासवदता एक नाटक है, तो ये कवि भास का है। तो ये भी हमने उल्लेख लिख दिया किसका है, कवि भास का, ये भी लिख दिया नाटक है। मैं एक राजा का अपनी रानी के प्रति अविरन्य प्रेम और पुनर्मिलन की जो कहानी है, यानी कि राजा बिछड़ जाता है, रानी पुनः उसके प्राप्त करना चाहती है, वापस उनका मिलन होता है। तो एक तरीके से जो उनकी दूर जाने पर उसकी जो अविरन्य प्रेम जो था उसके बारे में, और वापस जो पुनर्मिलन होता है उसका जिक्र होता है स्वपन अवस्था में। और प्रीलिम्स में भी अगर पूछा जाए कि निम्न में से ये किसका ग्रंथ है, नाटक है, तो हम बता सकते हैं कवि भास का है। तो सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन में भी एक प्रीलिम्स के हिसाब से फैक्ट इसका याद रख सकते हैं। अब हम अगला जो हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए, यही 15 शब्दों का, कि सूत्र साहित्य के बारे में आप क्या जानते हैं। केवल सूत्र साहित्य लिखा हुआ है। तो इसके बारे में जो है हमने कुछ इस प्रकार लिखा कि वैदिक साहित्य में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक शब्दों का अर्थ प्रतिपादन करने वाले वाक्यों को संक्षिप्त में सूत्र कहते हैं। और यह थे कर्मकांड संबंधी सूत्र साहित्य 4 प्रकार का था, यानी कि जो कर्मकांड संबंधी साहित्य सूत्र थे वो 4 प्रकार के थे। और ये प्रथम था स्रोत सूत्र, दूसरा था गृह सूत्र, तीसरा धर्म सूत्र, और चौथा था सुलभ सूत्र। तो ये इनके हमने प्रकार बता दिए 4, और साथ ही सूत्र साहित्य के बारे में यह बता दिया कि भाई कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक जो शब्दों का अर्थ प्रतिपादन करने वाले जो संस्कृत के वाक्य थे एक तरीके से, उसको है संक्षिप्त वाक्य, उनको सूत्र कहा गया। तो ये हमने 2 शब्द में समझाने की कोशिश की है। अब आप बता सकते हैं इसमें और क्या हम ऐड कर सकते हैं जिससे हमारे आंसर में और इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। अगला भी यही जो है 2 नंबर का लिए एक क्वेश्चन है कि केशवानंद सेन, मतलब यानी तत्वबोधनी सभा जो है उसके बारे में लिखना हमें 15 शब्दों में, 2 नंबर का क्वेश्चन। तो हमने लिखा तत्वबोधनी सभा में कि केशव चंद्र सेन द्वारा स्थापित, जिसमें सामाजिक धार्मिक सुधारक के उद्देश्य से नवाचार, आधुनिकता, तर्क बुद्धिवाद आदि के माध्यम से सामाजिक जागरण कराना या सामाजिक जागरण लाना। अब इसने हमें जो है डेट नहीं लिखी, उसकी डेट लिखी होती तो शायद थोड़ा ये सन लिख देते, तो ये थोड़ा क्वेश्चन और ऑथेंटिक हो जाता, एक फैक्ट के रूप में थोड़ी क्वेश्चन की जो है गुणवत्ता में सुधार हो जाता। और कह सकते हैं क्वेश्चन के वजन में वजन आ जाता, तो शायद हो सकता है मार्किंग में भी फर्क पड़ता। तो एक वो शायद हम लिख देते। बाकी हमने जो सामाजिक सुधार के रूप में इसकी जो स्थापना की गई उसके बारे में उल्लेख किया ही है। और आप भी बता सकते हैं इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है जिससे हमारे आंसर में इम्प्रूवमेंट या सुधार हो सके। अगला जो क्वेश्चन है ये भी 2 नंबर का, हमने 2 नंबर के लगभग 3-4 क्वेश्चन लिए हैं, तो ये 7वां क्वेश्चन है। तो यहाँ हमने लिखा कि वेल्थ ऑफ नेशन, ये वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की जो पुस्तक है उसका है, लेकिन ये इकोनॉमिक्स का नहीं है। ये मतलब यानी कि पेपर जो हिस्ट्री का ही है, लेकिन एज ए जो हम कहते हैं वैश्विक चिंतक या वो पढ़ते हैं, विचारक पढ़ते हैं, तो उनका जो कहीं उल्लेख है उसके रूप में हम यहाँ पढ़ रहे हैं वेल्थ ऑफ नेशन। मतलब एक किताब का नाम है, एक तरीके से पुस्तक का नाम है, तो उस पर्पज से पढ़ते हैं। तो एडम स्मिथ द्वारा लिखित पुस्तक जिसमें अर्थशास्त्र व धन के आयामों, विशेषताओं, उपयोग व प्रबंध के साथ साथ सिद्धांतों का समावेश किया गया है। तो वेल्थ ऑफ नेशन को हम 15 शब्दों में इतना समझा सकते हैं। किसकी किताब है, एडम स्मिथ की, ये लिख दिया। किससे संबंधित है, अर्थशास्त्र से संबंधित है। फिर उसमें जो उसके सिद्धांत प्रबंध के नियम है उनके बारे में बता दिया। तो हमने जो है 15 शब्दों में, मतलब मैंने कि 3-4 फैक्ट या 5 फैक्ट जो लिख दिए, तो उम्मीद करते हैं ज़रूर 1 से 1.5 नंबर मिलने की। अब देखते हैं, आप भी बता सकते हैं इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है जिससे हमारे जो है इस आंसर में इम्प्रूवमेंट हो सके और सुधार हो सके। अगला जो है ये 5 नंबर के लिए है 50 शब्दों का क्वेश्चन कि भक्ति आंदोलन में सामाजिक सुधार, यानी कि भक्ति आंदोलन जो भी हो इसमें सामाजिक सुधार क्या क्या हुए, तो उसका जो है देखते हैं हम क्या क्या सामाजिक सुधार हुए हैं। तो यहाँ हम देखते हैं। तो हमने कुछ इस प्रकार शुरुआत की है कि भक्ति आंदोलन ने ईश्वर के सगुण व निर्गुण रूप को साकार करते हुए, मतलब यानी कि दोनों गुण बताए, सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को साकार करते हुए एकेश्वरवाद के माध्यम से मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, रूढ़िवादी सोच व अंधविश्वास को दूर करने के उपदेश व नवीन ये मतलब ये हो गए एक तरीके से अंधविश्वास को दूर करना, ये दोनों ने बताया। मतलब निर्गुण और
सगुण भक्ति या ईश्वरीय जो भक्ति करते थे, 2 प्रकार की भक्ति, तो उन दोनों ने बताया। मतलब जो ईश्वर को साक्षात मानते हैं, मूर्ति के रूप में आकार जिसका मानते हैं, जो ईश्वर को साक्षात नहीं मानते, यानी कि वो इस प्रकार नहीं मानते, मूर्ति में विश्वास नहीं करते, या ईश्वर की जो है वो केवल मतलब मैंने अपने ध्यान मन में विश्वास रखते हैं, हृदय में ईश्वर को रखते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, ऐसा करने वाले। तो ये 2 प्रकार के एक तरीके से ईश्वर की भक्ति करने वाले हो गए, सगुण और निर्गुण भक्त। और यहाँ हमने लिख दिया मतलब मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, रूढ़िवादी अंधविश्वास को दूर करने का उपदेश दिए। तो ये कहीं न कहीं सामाजिक जो जीवन में थे, तो सामाजिक जीवन में तो इन चीज़ों को हटाने के बाद जो समाज में एक तरीके से सुधार हुआ, सामाजिक परिवर्तन हुआ। फिर आगे लिखा कि अंधविश्वास के दूर करने के उपदेश वो नवीन तर्क बुद्धिवार, मानवता, वैज्ञानिक चिंतन आदि से सामाजिक जागरण हुआ। तो मतलब इन चीज़ों के आने से सामने सामाजिक जागरण हुआ। अंधविश्वास जो है तो वहाँ से चर्च केंद्रित धर्म व्यवस्था थी, उससे लोग बाहर आने लगे। तो वो धर्म मतलब यानी कि सुधार आंदोलन, जैसे हम विदेशों की बात करें तो वहाँ चर्च की व्यवस्था थी, हमारे यहाँ पे हैं तो कर्मकांड में विश्वास करते, तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कमी हुई, लोगों में जागरूकता आई, समझदार होने लगे, तो उनको लगा कि ये सब कर्मकांड अंधविश्वास है। साथ ही ईश्वर को साकार व मूर्ति के रूप में पूजने वाले आज भी अवतारवाद व ईश्वरीय वरदान मानते हैं। तो ये भी है एक तरीके से, जो मतलब ईश्वर को साकार मानते हैं वो मानते हैं, मतलब यानी कि एक तरीके से, लेकिन वो अंधविश्वासों में कमी ला रहे हैं। हाँ ठीक है, भगवान साक्षात्कार हैं तो उनसे मतलब मिला जा सकता है इस बहाने से कि यहाँ मूर्ति के दर्शन कर लेते हैं, तो उनको विश्वास हो जाता है कि यहाँ से लोग भगवान से मिल लिए, दर्शन कर लिए, या अपनी जो मतलब अर्ज वो कहते हैं ना, एक तरीके से पूजा कर ली या आरती वंदना जो भी है करके अपना प्रति जो अपनी भक्ति की जो भक्ति करने का तरीका है, या अपनी तरफ से जो एक तरीके से अरदास वो भगवान को समर्पित कर देते अपनी प्रार्थना। तो ये भी कहीं न कहीं एक तरीके से सामाजिक परिवर्तन देखा गया भक्ति आंदोलनों में। अगला जो क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान की गतिविधियाँ, मतलब इतना ही लिखा हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान की गतिविधियों के बारे में लिखिए, बताइए, या आप क्या समझते हैं। तो मतलब ये लिख सकते हैं कि हमने यहाँ 50 शब्दों में कुछ इस प्रकार लिखा कि लॉर्ड इरविन के समय असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद, लॉर्ड इरविन के समय पर असहयोग आंदोलन की समाप्ति हो गई, उसके बाद स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन आदि घटनाओं के साथ कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता में पूर्ण स्वराज की मांग ने गति पकड़ी। तो इस सविनय आंदोलन के दौरान की ये गतिविधियाँ कि ये घटनाएं हुई, वो गांधी इरविन समझौता, असहयोग आंदोलन की समाप्ति, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन आदि। तो अब भारतीयों द्वारा ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष व पुरजोर विरोध शुरू कर दिया और सरकार ने भी मांगे माननी शुरू कर दी। जैसे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को बुलाना, ये हो गया गोलमेज सम्मेलन में गांधी इरविन व पूना पैक्ट जैसी घटनाओं के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने प्रेरणा मिली। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान की गतिविधियाँ हुई, उसने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को है गति प्रदान की और उसको तेज़ किया है, और इसमें ये विभिन्न प्रकार की घटनाएं हुई, उनके माध्यम से ये जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन को गति प्रदान हुई है या गति मिली है। तो इस प्रकार हमने ये जो काफ़ी चीज़ें इसमें या जो फैक्ट थे वो ऐड करने की कोशिश की है। अब आप बता सकते हैं इसमें और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए क्या क्या इसमें ऐड किया जा सकता है। अपने अपॉइंटमेंट जो सजेशन है वो ज़रूर दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है यही 5 नंबर के लिए, और ये क्वेश्चन है कि हेनरी विवियन डेरोजियो का योगदान, मतलब हेनरी जो विवियन डेरोजियो है उनका योगदान क्या है, उसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है 50 शब्दों में कि यंग बंगाल आंदोलन के जनक, तो इन्होंने जो यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया तो इसका ये हमने लिख दिया कि यंग बंगाल आंदोलन के जनक, जिन्होंने बंगाल में मुस्लिम विचारक के तौर पर सामाजिक सुधार व जागृति और राजनीतिक संगठन का गठन कर मुस्लिमों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने की मुहिम चलाई। साथ ही अंग्रेज़ों को अपनी नीतियों को बंगाल कम प्रभावी करने वाले वैचारिक, मतलब नीतियों को बंगाल एक तरीके से कम प्रभावी करने वाली नीतियों वो वैचारिक व संगठनों संस्थागत प्रयास किए। मतलब उन्होंने जो वैचारिक आंदोलन चला तो वैचारिक भी कुछ बातें बताई, साथ ही कुछ संगठनों का निर्माण करके भी उन्होंने जो बंगाल में एक तरीके से अंग्रेजों का प्रभाव कम करने की जो कोशिश की। तब विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से मुस्लिम सामाजिक धार्मिक सुधार व राजनीतिक जागृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस प्रकार जो इनका योगदान था, एक तो आंदोलन की शुरुआत की, साथ में वैचारिक, मतलब कहते नहीं, भगत सिंह ने कहा था कि भाई जो आंदोलन है या क्रांति है उसकी जो धार है वो वैचारिक, मतलब कि या फिर कैसे क्रांति की तलवार की धार है जो वैचारिक पे तेज़ होती है, वह रगड़ने पर, वैचारिक के पत्थर पर रगड़ने से तेज़ होती है। तो वो एक तरीके से कहीं ना कहीं आपके पास अच्छे विचार होंगे। और कहते हैं कि एक क्रांति के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला तो एक परिस्थितियाँ ऐसी होनी चाहिए जब क्रांति हो, दूसरा कोई न कोई कारण हो, तीसरा कोई न कोई नेता हो क्रांति करने वाला। तो क्रांति का कोई न कोई कारण हो,
क्रांति करने की परिस्थितियाँ उचित समय हो तब क्रांति की जानी चाहिए, और कोई न कोई उसका एक नेतृत्व करने वाला हो। तो ये जो 3 चीज़ें होती हैं तब क्रांति होती हैं। तो हमारी जो 1800 स्वतंत्र क्रांति का असफलता में यही था कि परिस्थितियाँ मतलब अनुकूल थी एक साथ, यानी कि हमने आंदोलन नहीं किया, एक साथ किया होता तो शायद हम पहले आज़ाद होते थे। तो ये हमने इस क्वेश्चन में ऐड करने की कोशिश की। आप बता सकते हैं इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है। अगला जो हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इसको हमने अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश की है, थोड़ा डायग्राम वगैरह बना के। तो उम्मीद करते हैं कि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें 6 से 7 नंबर मिलने की उम्मीद पक्की रह जाती है। तो देखो, अब हमने लिखा मुगलकालीन चित्रकला पर लेख लिखिए। तो मुगलकालीन चित्रकला के बारे में हमने कुछ इस प्रकार लिखा कि मुगलकालीन चित्रकला का विकास, या हमने ऊपर डाल दिया, फिर अलग अलग उसके जो इन शासक हुए, शासकों के हिसाब से जो मुगल बादशाह हुए उनके अनुसार उनके काल में जो चित्रकला का विकास हुआ उसको है ये मैप में दर्शा दिया। तो हमने कुछ इस प्रकार शुरुआत की, क्योंकि मुगल जो राजवंश है, तो ये मुगल साम्राज्य है, उसका उत्पादन बाबर संस्थापक बाबर होता है, बाबर के समय शुरुआत होती है। तो बाबर ने लिखा चित्रकला के क्षेत्र में कोई खास योगदान नहीं है, बाबर के समय चित्रकला में कोई खास योगदान नहीं। हालांकि अपनी आत्मकथा में इजवाद नामक चित्रकार का उल्लेख जरूर मिलता है, बाबर की आत्मकथा में इजवाद नामक चित्रकार का उल्लेख जरूर मिलता है। अगला आता है हुमायूं। तो हुमायूं ने जो है फारस व अफगान में मुगल चित्रकला की नींव पड़ती है, मतलब हुमायूं ने जो है फारस व अफगान में मुगल जो चित्रकला की नींव पड़ती है। फारस से ख्वाजा अब्दुल समद एवं मीर सैयद अली नाम चित्रकारों को कौन है, हुमायूं साथ लेके आता है, और फारसी प्रभाव और चित्रकला को समर्पित शाही कारखानों की स्थापना करता है। तो सबसे बड़ी है, कहते हैं मैंने अगर आपको शिक्षा के क्षेत्र में विकास करना है तो स्कूलें खोलनी पड़ेगी, कारीगरों के या जो है आपके चित्रकला को बढ़ावा देना है तो आपको शाही कारखाने खोलने पड़ेगी, जिससे कि लोग वहाँ चित्र बनाने सीखें और वहाँ जो अच्छे प्रकार के चित्रों को उकेरें। तो इस प्रकार इन्होंने जो है कारखानों की स्थापना की, और साथ में ये जो 2 वहाँ से चित्रकार लेके आए फारस से। तो ये हुमायूं के समय इसका योगदान रह गया। अब आता अकबर। अकबर के समय तो मुगल चित्रकला को स्थायित्व प्रदान किया गया। अब देखो, पहले मतलब यानी कि उनके दरबार में कोई बाबर के दरबार में कोई खास नहीं था। हुमायूं जो है वो चित्रकारों को लेके आया, अब लेके आए तो वो वापस चले गए, या जो भी कुछ भी कारण था उनको अच्छी तरीके से शायद माहौल नहीं मिला हो, इस वजह से वो वापस चले गए या ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन अकबर के समय क्या हुआ, मुगल चित्रकला एक स्थायित्व, मतलब यानी कि वो कहीं ना कहीं रुकने वाली स्टेबिलिटी मिल गई, मतलब यानी कि उनमें जो ठहराव आ गया एक तरीके से, और जो चित्रकला का काम अच्छे ढंग से शुरू हुआ। और फिर हमने लिखा अकबर के समय रजबनामा, अकबरनामा, तूतीनामा आदि का चित्रण हुआ। तो इन विभिन्न ग्रंथों का जो चित्रण हुआ, और ग्रंथ पांडुलिपि चित्रण ये हुआ, ग्रंथों के और पांडुलिपि का चित्रण होने लगा। छवि, भित्ति चित्र आदि के, मतलब छवि यानी एक आदमी का जो चित्र बनाया जाता है, छवि बनाई जाती है, वो भित्ति चित्रों का मतलब दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं, या दीवारों कह सकते हैं हम, वो हो गए। के साथ चित्रकला पर फारसी, मंगोल, चीनी, यूरोपियन तथा बौद्ध प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये हो गए मतलब अकबर के कालीन। तो देखो, हमने अब जैसे 10 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है, तो हम एक जो शासक के बारे में हमें पता है कि मुगल काल में 5 मुख्य राजा हुए हैं, तो उनके बारे में हम लिखेंगे। तो 2 से 3 या 3-4 लाइनों में हम लिख सकते हैं 10 नंबर के बड़े क्वेश्चन में, और इतने अगर फैक्ट हमें वहाँ याद हो जाते तो हमारा क्वेश्चन बहुत शानदार हो जाता है। तो इसमें हमने ये भी लिख दिया कि फारसी, मंगोल, चीनी व यूरोपीय बौद्ध का प्रभाव है। साथ ही हमने कुछ चित्रकारों के नाम लिखे, जैसे दसवंत है, बसावान है, मुकुंद आदि अकबरकालीन चित्रकार है। ये प्रीलिम्स में भी कई बार पूछा जाता है, दसवंत, बसवान और मुकुंद, क्योंकि इंपॉर्टेंट है थोड़े, तो ये प्रीलिम्स में फैक्ट याद रख सकते हैं। और साथ ही हमने यहाँ चित्रकला का भी नाम लिख दिया, और यानी कैसे चित्र बनाए गए वो भी लिख दिया, और साथ ही जो है प्रभाव और चित्रकारों के नाम भी लिख दिए। और अब हम लिखा जहांगीर। जहांगीर के समय मुगल चित्रकला सर्वोत्कर्ष काल में पहुंच गई थी, क्योंकि जहांगीर खुद एक अच्छा चित्रकार था, वो कैसे भी चित्र बनाया हुआ था, वो स्वयं जो है उसमें पहचान कर लेता, स्वयं एक कुशल चित्र था एवं कला प्रेमी था। ये मतलब जहांगीर की जो खासियत थी। वनस्पति, प्रकृति चित्रण, मतलब प्रकृति चित्रण, पशु पक्षी, दरबारी दृश्य जैसे स्वर्ग की यात्रा, ताजपोशी आदि का चित्रण किया गया। छवि चित्रण में रूपवादी शैली का प्रधान था। तो रूपवादी जो शैली थी उसकी प्रधान थी। फूलों पत्तियों से अलंकृत मुख्य चित्र शैली की विशेषता थी। मंसूर, साइबेरियन सारस, अबुल हसन चिनार के पेड़ पर गिलरियाँ, दौलत बिसंदास आदि प्रमुख चित्रकारों मतलब जो उसके दरबार में थे। तो देखो, जहांगीर खुद एक अच्छा चित्रकार था, चित्रा था, तो उसने जो है चित्रकारी कला को एक तरीके से बढ़ावा दिया। और जहांगीर के काल को जो है चित्रकारी का एक तरीके से मुगल काल में स्वर्ण काल माना जाता है। तो वो इसका हमने उल्लेख किया, चित्रकारों के नाम भी लिखिए, चित्रों के नाम भी लिखिए,
लिख दिए। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन को पूरी तरीके से सारे उसके एस्पेक्ट हैं वो हमने शामिल करने की कोशिश की। फिर आता है जहांगीर के बाद शाहजहाँ। तो शाहजहाँ मुगल चित्रकला का पतन होना शुरू हो गया था। सामान्य विषय वस्तु का चित्रण, छवि में दरबारी जैसी रंगों की चमक, परंतु उत्कृष्टता में कमी आ गई। क्योंकि देखो, जब तक राजा खुद या राजकीय संरक्षण जिसको प्राप्त नहीं है वो चीज़ विकास नहीं कर सकती, कोई भी हो। बौद्ध धर्म में तो राजकीय संरक्षण मिला तब तक बौद्ध धर्म खूब फला फूला, लेकिन जैसे ही राजकीय संरक्षण कम हुआ तो वो बौद्ध धर्म अपना जो पतन शुरू हो गया उसे। तो इसी प्रकार जो शाहजहाँ ने है तो चित्रकला को खास ध्यान दिया नहीं, खुद भी नहीं जानता था चित्रकला के बारे में, ध्यान नहीं दिया। इस वजह से क्या हुआ, जो चित्रकला एक तरीके से पतन होना शुरू हो गया। फिर आया औरंगजेब। तो औरंगजेब के समय मुगल चित्रकला का पतन हुआ, परंतु राजपूताना आदि क्षेत्र शैलियों का विकास हुआ। मतलब पतन तो शाहजहाँ के समय से हो गया। औरंगजेब तो हिंदू मंदिर भी तोड़वा रहा था, मतलब वो एक तरीके से एक आक्रामक शासक था, तो वो चित्रकला में इतना कोई ध्यान नहीं देता, जो हो रहा वो ठीक है। लेकिन राजपूतकालीन क्षेत्र शैलियों या कह सकते हैं उनका जो क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ, तो ये एक तरीके से जो अच्छा पॉइंट है वो हमने लिख दिया। तो इस प्रकार हमने जो है सभी राजाओं, मतलब यानी कि मुगलकालीन शासकों के जो बादशाह हुए उनके अकॉर्डिंग इसको बांट दिया। यहाँ हमने एक छोटा सा मैप बना दिया। हो सकता है कि ये हमारे अब किस प्रकार से सही था गलत था उसमें हमने इतना ध्यान नहीं दिया और खाली चित्र बना दिया। तो यहाँ हमने जो है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, ये तो इनके जो 6 राजा है उसके नाम लिख दिए। बाबर का मतलब मैंने मुगलकालीन, और यहाँ लिख दी चित्रकला, और ये सर्वोत्कर्ष बता दिया जहांगीर के समय की भाई बहुत सर्वोत्कर्ष पे पहुंच गई थी। फिर ये यहाँ से पतन शुरू हो गया, औरंगजेब के समय पूरा पतन हो गया। अब आप बता सकते हैं कि क्या कहते हैं लोग के हिस्ट्री के क्वेश्चन में मैं कैसे बनाएं या डायग्राम कैसे बनाएं। तो देखो, जहाँ साइंस बनते हैं वहाँ बना दिए। अब देखो, बाबर के काल में कुछ खास नहीं था, हुमायूं काल में भी कुछ खास नहीं था, तो हमें पेज में खाली जगह थी, उसको इस प्रकार मैप में बना दिया। तो देखो, हर कोई ऐसा मैप नहीं बनाता है। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन आ जाए और ये हम ऐसा बना लेते हैं, तो आप मान के चलिए कि ऐसी बहुत ही कम लोगों की कॉपी होगी जिसमें इस प्रकार के मैप बना के थोड़ा दिखा दिया। हाँ, यहाँ आपने बहुत कुछ लिख दिया, सब कुछ अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन अगर एक कॉपी में ऐसा थोड़ा यूनिक दिखेगा तो एग्जामिनर का ध्यान वहाँ जरूर जाएगा, थोड़ा बहुत इंप्रेशन होगा तो वो जरूर नंबर ज़्यादा देगा। तो ये देखो, हमें ये आंसर राइटिंग को कहते हैं एक कला है, स्किल्स है, तो इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो वो अपने आप के ऊपर है, और कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको अपना दिमाग लगाना है। और जैसे हमारे IAS जो गंगा सिंह जी हैं वो 33 मतलब 33वीं रैंक से सेलेक्ट हुए थे। तो उन्होंने भी जो है जब स्तूप का आया था कि बौद्धकालीन स्तूपों का या अशोक के स्तूपों का उल्लेख कीजिए, तो उन्होंने बिल्कुल ही तो झांसी के स्तूप का चित्र बना के समझाया था। तो मतलब यानी कि स्तूप का विकास और उसकी विशेषताएं या कला के बारे में लिखना था, ऐसा कोई क्वेश्चन था GS में, तो उन्होंने जो है बहुत स्तूप का मैप बना के बहुत अच्छी के तरीके से समझाया, तभी शायद वो टॉपर बने और उनको अच्छे मार्क्स मिले होंगे। तो हम भी ये कह सकते हैं कि जहाँ साइंस बनते हैं वहाँ हिस्ट्री में भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं, मतलब मैप डायग्राम बना सकते हैं, जिससे हमारा आंसर थोड़ा यूनिक हो सकता है। तो अब इसमें देखो ये रिस्क ली हुई है, और हमें नहीं लगता है कि ये कोई हमारी ऐसी रिस्क हैं जो हमारे पैरों पर खुद पुलाड़ी मारे जैसी घटना होगी। ज़रूर हमें ये लगता है कि अगर आधा नंबर भी एग्जामिनर अलग से देता है, 1 नंबर अलग से देता है, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट ही है, नेगेटिव इसमें कुछ नहीं। बाकी आप भी अपने सजेशन दे सकते हैं कि इस प्रकार के जो है वो उठाए हुआ कदम हमारे लिए सही साबित हो या गलत हो, तो वो भी आप बता सकते हैं। और साथ ही इन सभी क्वेश्चन के अपने अपने जो है सुझाव आपके वो दे सकते हैं, जिससे हमें भी इम्प्रूवमेंट आए, कुछ सीखने को मिले। और इस प्रकार की जो सीरीज हम लाते रहेंगे, और उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से ज़रूर आपने कुछ सीखा होगा। और अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।